हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा चौरसिया और आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरसी ऑनलाइन एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं आपको भारत के जो भौतिक स्वरूप है उसकी जो काइंड से उसकी मैं स्टडी करवा रही थी और उसी सीरीज़ में मैंने आपको जो भारत के भौतिक स्वरूप है इनको मैंने आपको डिटेल से बताया था कि कितने भागों में इनको बांटा गया है। इनको हमने पढ़ लिया था कि इनको 6 भागों में डिवाइड किया है। तो हमने इसका जो फर्स्ट काइंड है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, इसको हमने डिटेल से स्टडी कर ली थी। और इसका जो सेकंड काइंड है उत्तरी भारत का विशाल मैदान, इसको आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे ये कह दूं कि इसको स्टडी करने से पहले ये मैं बता दूं कि इस जो टॉपिक है इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, है ना। और आप जो है जब मेरी जब इस वीडियो को देखें तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को कमेंट भी कर दीजिए। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में, है ना। तो हम देखेंगे उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में। देखते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात हम पहले समझेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या इनकी। हम देखेंगे सबसे पहले कि जो गंगा व ब्रह्मपुत्र का जो मैदान का जो विस्तार यहाँ पर स्थित है ना। जैसे कि हम मैप में भी देख सकते हैं कि इसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान के नाम से भी हम इसको जानते हैं, है ना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार यहाँ पर है उत्तरी भारत के विशाल मैदान में। दूसरी बात करेंगे हम इसका जो विस्तार है वह रावी नदी से गंगा नदी के डेल्टा तक, है ना। रावी नदी से गंगा नदी का जो डेल्टा है वहाँ तक जो है इसका विस्तार पाया जाता है। अगर इसकी लंबाई की मैं बात करूँ तो 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चौड़ाई इसकी कितनी है? 150 से 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और इसका क्षेत्रफल की मैं बात करूँ तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, और भारत की 45% जनसंख्या यहाँ पर क्या करती है? निवास करती है ना। हम क्या कहेंगे कि जो भारत की जो 45% जो जनसंख्या का यहाँ पर निवास स्थान है, यहाँ पर जो है निवास करती है। और इसी ही हम क्या कहेंगे? हिमालय का वरदान या उपहार भी हम इसे कहते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान को। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो विश्व का घना बसा क्षेत्र है ना। विश्व का घना बसा क्षेत्र का मतलब यहाँ अधिक मात्रा में जो है जो जनसंख्या निवास करती है ना। और जब जनसंख्या निवास करेगी, क्यों निवास करेगी? क्योंकि आपको पता है कि नदीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये जो है नदियों के आसपास ही जो लोग जो है निवास करते हैं, इसलिए ये घना बसा क्षेत्र भी कहलाता है। वो भी किसका है? विश्व का। ठीक है, उसके बाद देखो काफ़ी उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है यहाँ पर, है ना। उपजाऊ मैदानी क्षेत्र होंगे ही, वही चीज़ है कि यहाँ नदियाँ हैं इस कारण। और उसके बाद हम देख लेते हैं इसे 7 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है इसको? 7 भागों में। ठीक है, पहला भाग बात करें तो भाबर या भावर, है ना। सेकंड भाग है इसका तराई। थर्ड भाग है खादर। फोर्थ भाग है इसका बागड़। फिफ्थ है बूढ़, जिसे कठोर भूमि भी हम कहते हैं। सिक्स है लेह या कल्लर। और सेवन्थ है डेल्टाई प्रदेश, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट भाग है इसका बाबर या भावर। उसके बाद है तराई, खादर। फोर्थ बाघड़। फिफ्थ बूढ़ या कठोर भूमि। सिक्स है रेह या कल्लर और सेवन्थ है डेल्टाई प्रदेश। ठीक है, अब ये जो इसके जो 7 जो उपभाग है इनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा भाग है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो है भाबर। भाबर या उसे भाबर जो हम कहते हैं वो है, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले भाबर क्या होता है? कंकर पत्थर से युक्त वह क्षेत्र जहाँ नदियाँ धरातल के आंतरिक भागों में प्रभावित होती हैं, इसे भाबर कहा जाता है। भाबर कहा जाता है। ठीक है, देखो फिर से रिपीट कर देती हूँ। कंकर पत्थर से युक्त वह क्षेत्र जहां नदियां धरातल के आंतरिक भागों में प्रभावित होती है, उसे भाबर कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये मीप बना हुआ है आपके सामने, ये ऊपर पहाड़ है और ये नीचे कंकर पत्थर है, ये जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। अगर इनके अंदर नदियां जो है जल बह रहा है ना, इनके अंदर क्या हो रहा है? जल बह रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं नदियां बह रही हैं। तो ये किसके आंतरिक भागों में? उन छोटे छोटे कंकर पत्थर युक्त जो क्षेत्र है उनके आंतरिक भागों में जो जल प्रवाहित हो रहा है, उसी क्षेत्र को हम भाबर या भावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसकी बात करें तो यह 8 से 16 किलोमीटर चौड़ा होता है। कितना किलोमीटर? 8 से 16 किलोमीटर जो है ये चौड़ा होता है।
ठीक है। उसी के साथ सेकंड जो पार्ट है, सेकंड जो भाग है इसका, तराई। तराई क्या होती है? भाबर के दक्षिण में स्थित दलदली भूमि वाला वह भाग जहाँ नदियाँ पुनः धरातल पर प्रकट होती है, उसे तराई कहते हैं। रिपीट, भाबर के दक्षिण में स्थित दलदली भूमि वाला वह भाग जहाँ नदियाँ पुनः धरातल पर प्रकट होती है, उसे तराई कहते हैं। देखो, भाबर का भाग है और यहाँ जो दलदली भूमि वाला जो भाग होता है ना, यहाँ से क्या होती है, जो नदियाँ हैं पुनः धरातल पर बहने लगती है। अब ये जो भाग था कंकड़ पत्थर से, अब ये जो है दलदली वाला भाग बन गया। अब इस भाग से वापस जो है पुनः जो है जल जो है वो प्रभावित होने लगता है। तो इस प्रभावित, जहाँ जल प्रभावित हो रहा है पुनः, है ना, उस क्षेत्र को, है ना, पुनः जल प्रभावित होने लग गया, तो इस क्षेत्र को हम किस नाम से जानेंगे? तराई के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की है आपको मैप से मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप रिपीट इसको कर लीजिए, वीडियो को फिर से आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है खादर। खादर क्या होता है? सीधी सीधी बात अगर मैं आपसे करूँ, खादर, खादर का मतलब क्या होती है? एक तरीके से खाद होती है, आप ऐसे समझने की लैंग्वेज में हम समझें तो खादर क्या होती है? खाद होती है ना, खाद। तो खाद से क्या होता है? खाद कब बनेगी? जब वो कोई भी चीज़ है वो उपजाऊ होगी, है ना। कोई भी चीज़ क्या होगी? कोई भी भूमि है या कोई भी क्षेत्र है, अगर वो उपजाऊ होगा, है ना, तो वहीं पर तो खाद उत्पन्न होगी ना। हम ऐसे इसको समझ लेते हैं। तो हम बात करें, नया जलोढ़क होता है। खादर क्या होता है? यह नया जलोढ़क होता है। यहाँ बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता है। अब बाढ़ आएगी मतलब पानी आएगा, फिर जाएगा, फिर पानी आएगा। तो ये जब प्रोसेसिंग चलती है ना, तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो कंकड़ पत्थर के साथ जो बहुत सारे जो खनिज वगैरह है, खनिज पदार्थ, वो भी पानी के साथ आते जाते रहते हैं, मतलब बहते रहते हैं। तो मतलब पुराने जाएंगे तो नए खनिज वहां पर आ जाएंगे, है ना। तो ये जो प्रोसेसिंग चलती रहती है, इसलिए कहा गया है ना, खादर वाले क्षेत्र में बाढ़ का पानी क्या होता है? प्रतिवर्ष पहुंचता है। और इसके बाद बात करें हम खादर की, तो यह उपजाऊ भूमि होती है। देखो, खादर से आप समझ लीजिए कि ये कैसी भूमि है? उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है। तथा कंकड़ पत्थर बालू के कण होने के कारण इसे भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक कहा जाता है ना। क्या है यहाँ पर? कंकड़ पत्थर बालू के कण होने के कारण इसे भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक कहा जाता है। कहने का मतलब यहाँ किसी भी तरह का कोई दलदल नहीं है, यहाँ पर हमें कंकड़ पत्थर और बालू के कण ही प्राप्त होंगे, इसलिए यह भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक है। कौन? खादर। ठीक है, खादर यानी उपजाऊ भूमि, आप ऐसे इसको समझ लें। उसके बाद हम बात करेंगे बांगड़ की। बांगड़ क्या होता है? जस्ट खादर का अपोजिट होता है। जस्ट खादर का अपोजिट क्या हो जाएगा? बांगड़, है ना। यह क्या होता है? यह पुराना जलोढ़क होता है। क्या होता है? बांगड़ पुराना जलोढ़क होता है। अब यहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता। यह अनुपजाऊ व अउर्वरक क्षेत्र है। इसका रंग कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है। जैसे हम कहीं देखते हैं ना, कोई भूमि ऐसी होती है, एक बार पानी आ गया और फिर वहाँ दोबारा पानी नहीं पहुँचता, तो वहाँ पर बैठ रखे रखे क्या सी जम जाती है? काई सी जम जाती है। मतलब वो भूमि जो है वो कठोर भी हो जाती है। एक तरीके से हम उसको क्या कहेंगे? अनुपजाऊ भूमि कहेंगे, है ना। अनुपजाऊ, क्योंकि वहां पर ना तो कोई पानी की आवाजाही होती है ना। और वो जो भूमि जो है ना, ना तो कोई मिनरल्स लेकर आती है, ना कोई नए कंकड़ पत्थर लेकर आती है। वो ऐसी कैसी वहां पर जम जाती है ना। और जमने के कारण वहां पर हरा हरा जो क्षेत्र है ना, वैसा बन जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस क्षेत्र को बांगड़ कहेंगे। हम सीधी भाषा में क्या बोल सकते हैं? अनुपजाऊ व कठोर जो क्षेत्र है वो बांगड़ कहलाता है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा मैप के माध्यम से हम समझ लें कि बांगड़ की अगर मैं बात करूं तो ये वो क्षेत्र है बांगड़, है ना, जहां पर जो बाढ़ का जो पानी है वह नहीं पहुंच पाता है। जब इस क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाएगा तो ये जो क्षेत्र कैसा बन जाएगा? अनुपजाऊ बन जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर जो है मिट्टी का जमाव हो जाता है। मतलब एक के बाद एक टीले जो है मिट्टी के बनते जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है पानी नहीं पहुंच पाता, जिस कारण से ये क्या हो जाती है? अनुपजाऊ भूमि हो जाती है ना। और धीरे धीरे जो है इसका कलर कैसा हो जाता है? हरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम बोलते हैं ना, काई सी जो है वो आकर जम जाती है। उसके बाद जब जिस क्षेत्र में पानी का जो बहाव होता है, यानी कि जो बाढ़ का जो पानी है ना, जिस क्षेत्र में पहुंचता है ना, तो उस क्षेत्र में जहाँ पर पहुंचता है तो पानी आता है और फिर जाता है। तो उससे क्या करती है? पानी जो आएगा तो अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी खनिज कई तत्व जो साथ लेकर आता है, तो उसका जमाव उस क्षेत्र में हो जाता है ना।
और साथ ही साथ जो भी अन्य जो पहले के जो तत्व हैं उनको भी वो बहा कर ले जाता है। इसलिए वहाँ की जो भूमि है वो कैसी भूमि रहती है, उपजाऊ भूमि रहती है। ठीक है, तो ये दोनों जो है चीज़ें आपको समझ में आई होगी इस मैप के माध्यम से। उसके बाद हम नेक्स्ट इसका जो काइंड है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट है भूड़। नेक्स्ट कौन सा है, 5th नंबर का भूड़। बांगड़ का कंकरीली मिट्टी वाला भाग भूड़ कहलाता है। अब जो बांगड़ हमने पढ़ा था, जो कठोर भूमि थी जहाँ पर पानी का कोई आवाजाही नहीं थी, मतलब जिसे हम उपजाऊ भूमि कह रहे थे, उस बांगड़ का कंकरीली मिट्टी वाला जो भाग है ना, कंकरीली मिट्टी जो वहाँ पर जमा हो जाती है, उस मिट्टी वाला भाग को हम क्या कहेंगे, भूड़ कहते हैं। वही चीज़ है, भूड़ क्या होगा, कठोर भाग होता है। भूड़ कैसा भाग होता है बच्चों, कठोर भाग होता है। और बात कर लें रेह व कल्लर की। रेह व कल्लर क्या है, जल निकासी की समुचित व्यवस्था के अभाव में दलदली भूमि विकसित हो जाती है ना, जिसके कारण धरातल में उपस्थित खनिज तत्व केशिकार्षण की क्रिया के माध्यम से धरातल की ऊपरी परत पर आकर जमा हो जाते हैं, जिसके कारण भूमि लवणीय हो जाती है। इसे रेह कलर के नाम से जानते हैं। देखो मैप से समझते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर पानी जमा हुआ है, मतलब पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, अभाव है पानी की निकासी की व्यवस्था का। तो जब यहाँ पानी जमा रहेगा है ना, तो इसमें जो अंदर जो मिट्टी वगैरह है वो सब मिलकर क्या बना लेती है, दलदली भूमि बना लेती है। जब दलदली भूमि बन जाएगी तो इसके कारण क्या होगा, जो इसमें भूमि के अंदर जो उपस्थित जो खनिज तत्व है ना, तो ये क्या करते हैं, सूर्य के साथ जो एक क्रिया करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, केशिकार्षण। केशिकार्षण क्रिया होती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, धरातल के जो ऊपरी परत है ना, धरातल के ऊपरी परत पर जो है वो आकर जो है वो जो मिनरल्स है जो सब जो है वो कहाँ पर आकर जम जाते हैं, धरातल के ऊपरी क्षेत्र में, है ना। और जब वो ऊपरी क्षेत्र में आकर जम जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, लवणीय हो जाते हैं। वो जो खनिज है वो धरातल के ऊपरी क्षेत्र में आकर जम जाते हैं और ये कैसे हो जाते हैं, लवणीय हो जाते हैं। तो यही जो क्षेत्र है ना, यही जो लवणीय जो क्षेत्र है ना, इसे ही हम रेह व कल्लर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो डेल्टाई प्रदेश। डेल्टाई प्रदेश भी इसी का पार्ट है। नदियों के समुद्र से गिरने से पूर्व यह जिस स्थलाकृति का निर्माण करती है उसे डेल्टा कहा जाता है ना। नदियां जब समुद्र में गिरने जाती है तो गिरने से पूर्व वो अलग अलग जो है स्थलाकृतियों का निर्माण करती है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा के उत्तरी भाग को तो हम चर के नाम से जानते हैं, तथा निचले भाग यानी दक्षिणी भाग को हम बिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो हमारे हुए इसके 5 उपभाग। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके जो दोआब के बारे में। दोआब का मतलब नदियों का जो दो नदियों का आपस में जो मिलन है उसको हम उस क्षेत्र को हम दोआब के नाम से जानेंगे। जैसे दो नदियों के बीच का क्षेत्र, वही चीज़ आ गई, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को पता ही है कि जो है जो ये मैदान है यहाँ पर वैसे ही नदियों का संगम है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले सतलज व व्यास नदी का जो दोआब है उसको हम क्या कहेंगे, बिस्त कहेंगे। क्या कहेंगे, बिस्त। हम उसे याद करने के लिए ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ब से व्यास और स से तो ये ब से व्यास, तो इसको हम कैसे पढ़ लेंगे, बिस्त। ठीक है, और व्यास व रावी नदी का दोआब क्या कहलाएगा, बारी, है ना। व से व्यास वही, और री से रा से री, है ना। तो व्यास और रावी नदी का दोआब बारी कहलाता है। रावी व चिनाव नदी का दोआब रचना कहलाता है ना। चिनाव रचना कहलाता है। झेलम व चिनाव नदी का दोआब सिंधु सागर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसके जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं थोड़े से उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें, विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन का डेल्टा है ना। जैसे कि हम सबको ज्ञात है कि जो विश्व का जो सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा है, और ये हमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर है ना मिलता है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर ये मिलता है, और ये अभी कहाँ पर पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में है ना स्थित है। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद हम बात करें विश्व का सबसे सबसे बड़ा नदीय द्वीप है ना। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है बच्चों, मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है, मांजुली द्वीप, है ना। कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कहाँ पर पड़ता है ये, असम में, है ना। कहाँ पर पड़ता है, असम में। उसके बाद देखो सुंदरवन डेल्टा का पुराना नाम जो है, पहले पश्चिम बंगाल पुराना भाग, सुंदरवन डेल्टा का जो पुराना भाग जो है पश्चिम बंगाल में था, और नया
नया भाग जो है निर्माणाधीन है अभी कहाँ पर, बांग्लादेश में है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको साथ ही साथ इसकी याद रखने हैं। तो हमने जो है आज जो है जो इसका सेकंड पार्ट है उसकी हमने स्टडी कर ली है ना। जो भारत के जो भौतिक प्रदेश है इसके सेकंड भाग उत्तरी भारत का विशाल मैदान, इसकी हमने डिटेल से स्टडी की है। अगर आपको ये जो मेरी वीडियो है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं और इसे कमेंट भी करें। और हाँ, अगर आपको ये समझ नहीं आई हो तो प्लीज़ इसे दोबारा देखें, है ना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।